गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर्स को डिस्कस करेंगे। तो आज जो अपने पैटर्न लिया है वो बिल्कुल नया पैटर्न है। आपको एक बिल्कुल अलग पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट कंपैरिजन से भी हो जाएगा, तो बहुत अच्छा पैटर्न है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को। पिक आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। ध्यान से डायरेक्शन को पढ़ा करो आप। पिक आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको क्या करना है, इनकरेक्ट सेंटेंस है उसको पिक आउट करना है विद रिगार्ड टू ग्रामर, मीनिंग एंड यूजेज। किसकी फॉर्म में, ग्रामर, मीनिंग और यूजेज की फॉर्म में। एंड मार्क इट एज योर आंसर, और इसे क्या करना है, मार्क करना है एक आपके आंसर की फॉर्म में। मतलब इनकरेक्ट को क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। इफ ऑल द सेंटेंसेज आर इनकरेक्ट, अगर सारे के सारे सेंटेंसेज इनकरेक्ट हैं, मार्क ऑल आर इनकरेक्ट एज द आंसर। मार्क करना है आपको ऑल आर इनकरेक्ट एज आंसर की फॉर्म में, आपको क्या करना है, मार्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो थोड़ा मैं यहाँ पे बता दूं कि करना क्या है आप लोगों को, वो बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने देखें तो सेंटेंसेस दिए गए ए बी सी डी एंड ई, ये 5 सेंटेंसेस अपने को यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, समझ में आया। करना क्या है, आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट मतलब ये आपके 5 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो इनमें 4 सेंटेंसेस दिए गए, एक ऑल आर इनकरेक्ट वाला ऑप्शन आपका ई ऑप्शन। तो 4 जो ऑप्शंस हैं उनमें जो आपको सेंटेंस दिए गए उसमें मतलब 3 क्या है, करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है। या तो क्या 3 करेक्ट या 1 इनकरेक्ट है, या सारे के सारे क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपको क्या करना है, जो इनकरेक्ट 1 जो आपका है सेंटेंस, वो क्या करना है आप लोगों को फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो टेक्निक रहेगी अपनी कौन सी, स्कैनिंग टेक्निक। तो शुरू हो जाओ। इट इज़ नो सीक्रेट, ये कोई सीक्रेट नहीं है। इट इज़ नो सीक्रेट, ये कोई सीक्रेट नहीं है, मतलब गुप्त बात नहीं है, छुपी हुई चीज़ नहीं है। दैट की विजिटर्स टू इंडिया, इंडिया की तरफ जो विजिटर्स है, भ्रमण करने वाले विजिटर्स, एंड अदर कंट्रीज़, किसकी तरफ है, अदर कंट्रीज़ की तरफ। इट इज़ नो सीक्रेट, सीक्रेट्स नहीं है, सीक्रेट सिंगुलर है, इज़ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट की सीक्रेट क्या है कि विजिटर्स टू इंडिया, इंडिया की तरफ आने वाले जो विजिटर्स है, और या अदर कंट्रीज़ इन साउथ एशिया, या फिर कोई अदर कंट्रीज़ है जो साउथ एशिया के अंदर, तो साउथ एशिया की दूसरी कंट्रीज़ और इंडिया की तरफ जो विजिटर्स हैं, उनकी तरफ जो विजिटर्स हैं, मतलब उनकी तरफ आने वाले जो विजिटर्स हैं, आर फ्रिक्वेंट विक्टिम्स, वो क्या है, बार बार, फ्रिक्वेंट का मतलब अपने बार बार कोई चीज़ होना। ठीक है, वो फ्रिक्वेंट क्या है, विक्टिम्स है। ठीक है, विक्टिम है ऑफ स्टोमक बग्स, किसके, स्टोमक बग्स के, मतलब पेट की प्रॉब्लम के, मतलब उनके पेट वगैरह का रोग हो जाता है, वो विक्टिम है, पीड़ित अपने बोल सकते हैं उस तरीके से, वो क्या है, उसके विक्टिम वगैरह हैं। तो कोई दिक्कत है क्या, आर का सब्जेक्ट ढूंढे तो क्या मिलेगा, विजिटर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर का सब्जेक्ट ढूंढो, साउथ एशिया को इनका आ गया, अदर कंट्रीज एंड इंडिया 2 के साथ चला गया, तो विजिटर्स यहाँ पे बचा, दैट की तरह वर्क कर रहा है। तो विजिटर्स इसका सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो आर प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सेंटेंस तो अपना करेक्ट है। तो जैसे ही ए सेंटेंस करेक्ट है, इसका मतलब ऑल आर इनकरेक्ट, ऑप्शन अपना क्या हो गया, गलत। ऑप्शन ई अपना क्या हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि एक ऑप्शन अपना, एक सेंटेंस क्या आ चुका है, करेक्ट आ चुका है, तो ऑल आर इनकरेक्ट तो नहीं होगा। आप शुरू हो जाओ नेक्स्ट वन में। द फैक्ट, फैक्ट की बात कर रहा है, फैक्ट है कोई, ठीक है, तथ्य है। दैट की फैक्ट क्या है कि विजिटर्स टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज। देखो सेंटेंसेस सेम ही जा रहे हैं, मतलब सेम ही सेंटेंस को अलग अलग वे में लिखा है। तो यहाँ से अपने एक और चीज़ क्लियर होगी कि एक सेंटेंस को अपने बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे वे में लिख सकते हैं, बस उस सेंटेंस का क्या नहीं होना चाहिए, मीनिंग करप्ट नहीं होना चाहिए। तो एक ही सेंटेंस लिया, उसी को उसने क्या लिखा है, बार बार लिखा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्ड्स वगैरह यूज़ करके, थोड़े से चेंजेस करके उसने सेम ही सेंटेंस को यहाँ पे लिखा है, मीनिंग सेम सही है। ठीक है, तो ये अपने लिए बहुत अच्छी बात होगी कि यहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, आपस में कंपैरिजन भी हो जाएगा, क्योंकि सारे सेंटेंसेस सेम है, इसलिए कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो पढ़ें द फैक्ट, फैक्ट की बात की है क्या, दैट की विजिटर्स टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज़, की जो विजिटर्स है इंडिया और अदर कंट्रीज़ की तरफ। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आई कि सर ये की तरफ वर्क कर रहा है, विजिटर्स इंडिया और अदर कंट्रीज़ की तरफ जो विजिटर्स है उनका क्या करूं उनका, इसका मतलब वो भी क्या मांगेगा, सेंटेंस मांगेगा। और जो द फैक्ट है वो भी क्या है, यहाँ पे वो भी अलग से लिखा हुआ है, तो वो भी क्या मांगेगा आगे, सेटिस्फाइड नहीं है ना द फैक्ट, तो वो भी क्या मांगेगा सर, सेंटेंस मांगेगा। मतलब 2 सेंटेंसेस आने चाहिए, देख लेंगे, नहीं आएंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ऊपर वाले में देखें तो सीक्रेट को तो इज ले गया था, इज नो सीक्रेट तो ले गया था। तो द फैक्ट दैट विजिटर्स टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो अदर कंट्रीज हैं, आर
आर का सब्जेक्ट क्या होगा, पास में कौन है, विजिटर्स पहले है, मतलब उसको पास वाले ले लेगा। विजिटर्स आर फ्रीक्वेंट विक्टिम्स, वो विक्टिम्स से पीड़ित हैं किसके, ऑफ स्टोमक बग्स। स्टोमक का मतलब पेट की प्रॉब्लम के, बग्स का मतलब ऐसे कीड़ा वगैरह होता है, तो पेट की प्रॉब्लम के वो क्या है, पीड़ित है, मतलब उसके विक्टिम्स है। विजिटर्स सब्जेक्ट बन गया, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इज वेल नोन, वो अच्छे से नॉन है, ये बात अच्छे से ध्यान में, मतलब अच्छे से जानी गई बात है, इस वेल नोन बात है। तो इसका मत सब्जेक्ट मिलेगा तो क्या मिल जाए, द फैक्ट अपने आप मिल गया। ढूंढना हो तो ढूंढ लेना। स्टोमक बग्स को ऑफ खा गया, फ्रीक्वेंट विक्टिम्स आर के साथ चला गया, उसका तीर लग गया। साउथ एशिया को इन खा गया, अदर कंट्रीज और इंडिया को टू खा गया। विजिटर्स सब्जेक्ट बन ही चुका है आर का, तो फ्री नहीं रहा, ठीक है। तो द फैक्ट अपना यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मतलब बी सेंटेंस भी अपना क्या है, बी ऑप्शन वाला जो सेंटेंस है वो भी अपना क्या है, सही है। अपने को क्या करना है, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। अब ए जैसे सही है, आते ए को टिक मत कर देना, इंस्ट्रक्शंस ध्यान में से पढ़ लेना। आपको करेक्ट फाइंड आउट नहीं करना, यहाँ पे इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। इसलिए जब भी आप कोई भी पैटर्न करो तो उससे पहले एक बार इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लिया करो। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया तो भी आपको क्या होगा, वहाँ पे समझ में आ जाएगा करना क्या है। अगर समझ में नहीं आया ना कि क्या करना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि समझ में ना आने के कारण पूरा का पूरा अपना क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पेपर खराब हो जाएगा, समझ में आया जी। इसलिए इंस्ट्रक्शन को एक बार क्या करना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ गो थ्रू किया करो। सी में चलें, इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड, एन दिखा, एन देखते ही अपने को क्या करेंगे, एरर देखेंगे, क्या वोवल साउंड की। एस्टैब्लिश्ड में ई की साउंड है, मतलब वोवल साउंड है। इट इज़ एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, मतलब ये स्थापित किया गया, पुष्टि की गई, यानी सिद्ध किया हुआ फैक्ट है, तथ्य है। दैट फैक्ट को इज खा गया, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार फैक्ट को कुछ नहीं देना पड़ेगा, इज ले गया उसको। दैट की विजिटर्स टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन साउथ एशिया, जो इंडिया की तरफ और अदर कंट्रीज की तरफ जो विजिटर्स हैं, आर फ्रीक्वेंट विक्टिम्स, वो क्या है, फ्रीक्वेंट विक्टिम्स है। विजिटर्स क्या है, आर का सब्जेक्ट है, प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं। विक्टिम्स है ऑफ स्टोमक बग्स, किसके, स्टोमक बग्स के, पेट की प्रॉब्लम के विक्टिम्स होते हैं, ये बात उसने बोली है। अब आप बोलोगे सर विजिटर्स इन इंडिया नहीं यूज़ किया आपने। इन इंडिया का मतलब तो इंडिया में जो विजिटर्स है, टू इंडिया का मतलब जो इंडिया की तरफ आते हैं, इंडिया को विजिट करने आते हैं अदर कंट्रीज से, जैसे मान लो यूएसए वगैरह, अपने यूके वगैरह से बात करें तो समझ में आ रही है आप लोगों के। इस तरीके से ये वर्क करेगा टू वाला, तो टू यहाँ गलत नहीं है, इसको गलत मत कर देना। डी में चलें, इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड, ये क्या है, कॉमन वे में बिलीव किया जाता है। कॉमन मतलब नॉर्मल, सामान्य तौर पे माना जाता है। इट इज़ कॉमनली बिलीव मतलब बिलीव किया जाता है, मतलब माना जाता है। दैट क्या माना जाता है कि विजिटर्स टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज की, जो विजिटर्स हैं इंडिया और अदर कंट्रीज की तरफ हैं, इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में जो अंदर अदर कंट्रीज है, तो ये इन यूज़ हुआ है, वो किसके लिए यूज़ हुआ है, अदर कंट्रीज के लिए यूज़ हुआ है। साउथ एशिया में जो दूसरी कंट्रीज और इंडिया है उसकी तरफ जो आने वाले विजिटर्स है, टू का मतलब विजिटर्स, टू का मतलब उनकी तरफ वाले, उनकी तरफ जो आने वाले विजिटर, इस तरीके से बोल रहा है। इज फ्रीक्वेंट विक्टिम्स, वो विक्टिम्स ऑफ स्टोमक बग्स, किसके, स्टोमक बग्स के, पेट की प्रॉब्लम के। तो इसका सब्जेक्ट क्या मिलेगा, विजिटर्स मिलेगा, क्योंकि साउथ एशिया को इन खा गया, इंडिया एंड अदर कंट्रीज को टू ले गया, विजिटर्स फ्री बचा हुआ था की के बाद में, और बिलीव्ड आपका क्या हो गया, इसके साथ सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है, विजिटर्स है। लेकिन विजिटर्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, तो विजिटर्स क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो इज नहीं आएगा, आर आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना क्या है, इनकरेक्ट है। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसका मतलब क्या है, अपने क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। इनकरेक्ट है इसलिए अपने इसको टिक करेंगे। इनकरेक्ट पे सर क्रॉस क्यों नहीं किया, क्रॉस नहीं किया क्योंकि अपने को बताना है क्या है, इनकरेक्ट। तो ए क्रॉस हो जाएगा, आंसर नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा और सी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन अपना डी है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एग्जामिनर ने पूछा इनकरेक्ट वन जो उसने पूछा है। समझ में आया, क्लियर आप लोगों के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को करो, आप जल्दी जल्दी मुझसे पहले सोल्व करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं सोल्व करूँ उससे पहले क्वेश्चन सोल्व कर दिया करो आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड को। द ओरिजिन्स, बात हो रही है ओरिजिन्स की, मतलब जो ओरिजिन का मतलब उद्भव, जहाँ से कोई चीज़ें निकलती हैं, पैदा करने वाला स्थान, स्रोत बोल सकते हो आप, सोर्स बोल सकते हो। एंड रिजल्ट्स ऑफ टेररिज्म, किसके, टेररिज्म के रिजल्ट, मतलब ओरिजिन और जो रिजल्ट्स हैं टेररिज्म के, इनटू इंडिया, इंडिया में, एंड ट्यूनिसिया, ट्यूनिसिया का मतलब क्या होगा, ट्यूनिशिया भी एक कंट्री का नेम है। इज द सेम, वो क्या है, सेम है। कौन सेम है, ओरिजिन और रिजल्ट्स जो है किसमें, इंडिया और ट्यूनिशिया में, वो क्या है, सेम है। इंडिया और ट्यूनिशिया में क्या है, दोनों में सेम ही है ये,
तो यहाँ पे अपने बात करें तो इसका सब्जेक्ट अपने ढूंढे तो इंडिया एंड ट्यूनीशिया को इनटू कहा गया, टेररिज्म ऑफ कहा गया, ओरिजिन्स और रिजल्ट्स इसका सब्जेक्ट बनेगा क्योंकि फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए ना उसको, तो ओरिजिन्स एंड रिजल्ट्स, क्योंकि इंडिया एंड ट्यूनीशिया इनटू के साथ चला गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, टेररिज्म ऑफ के साथ चला गया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में, तो ओरिजिन्स एंड रिजल्ट्स हैं और दोनों ही प्लूरल है तो महाप्लूरल बन गया। देखो एक प्लूरल होता तो भी एंड लगने से तो वैसे प्लूरल हो जाता, अगर अपने बात करें दोनों ही प्लूरल है तो महाप्लूरल हो गया, तो इसका मतलब क्या, इस की जगह क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। इसका मतलब क्या निकला, ए सेंटेंस अपना क्या है, इनकरेक्ट है। तो क्या टिक करेंगे, ए को टिक कर देंगे क्या, ए ऑप्शन को टिक कर दोगे क्या, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑल आर इनकरेक्ट भी है। अब डायरेक्ट आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट होते ही उसको करेक्ट मत कर देना, उस ऑप्शन को टिक मत कर देना, क्योंकि ऑल आर इनकरेक्ट भी दिया हुआ है तो हो सकता है सारे के सारे इनकरेक्ट हो। अगर एक भी सही हो जाता है तो आप डायरेक्ट टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो गलत है। बी में चलें, द रिजल्ट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया एंड ट्यूनीशिया, और वैसे भी अपनी बात करें यहाँ पे कि इंडिया और ट्यूनीशिया में, और वैसे भी इनटू की बात करें, इनटू से भी यहाँ पे एरर हो जाएगी, एक बार चेक करें। देखो कैसे पता लगा, सेकंड सेंटेंस में इन पढ़ाना, उस इन पढ़ने से पता लगा इनटू आएगा या इन आएगा। तो रिजल्ट इनटू मूवमेंट थोड़ी करेगा इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ही अगर टेररिज्म है तो वो क्या है, टेररिज्म इंडिया के अंदर ही है, तो रिजल्ट और ओरिजिन से टेररिज्म जो है इंडिया और ट्यूनीशिया में, उनका रिजल्ट और ओरिजिन क्या है, सेम ही है। तो इन टेररिज्म इनटू मूवमेंट को नहीं दिखा रहा, टेररिज्म ऑलरेडी वहाँ पे व्याप्त है, इसका मतलब फैला हुआ है, इसका मतलब स्प्रेडिंग की फॉर्म है, मतलब ऑलरेडी उसके अंदर, ऑलरेडी अंदर, इसका मतलब इन होता है, इनटू मूवमेंट को बताता है, तो वहाँ से भी ये डबल एरर हो जाएगी यहाँ पे। चलो आगे चेक करते हैं, रिजल्ट ऑफ टेररिज्म इन इंडिया इज द सेम, जो टेररिज्म का रिजल्ट है इंडिया और ट्यूनीशिया में वो क्या है, सेम है। इवन दो, हालांकि द ओरिजिन ऑफ इट इज़ डिफरेंट इन ईच कंट्री, प्रत्येक कंट्री में ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स जो है वो क्या है, अलग अलग है। मतलब इंडिया और ट्यूनीशिया में टेररिज्म का रिजल्ट सेम है, हालांकि क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। मतलब ओरिजिन अलग अलग होने के बावजूद भी, या मतलब ओरिजिन और आपका अलग अलग है, फिर भी टेररिज्म का रिजल्ट क्या है, सेम है। कोई दिक्कत है क्या, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो सेंटेंस करेक्ट है, इसका मतलब बी आपका इनकरेक्ट यहाँ करेक्ट आ चुका है, और अपने को इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, तो ए को आप डायरेक्ट क्या कर दो, टिक कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो आपके सी और डी है वो भी आपके क्या, ये शॉर्ट ट्रिक अपनों ने खेली है यहाँ पे, तो सी और डी भी अपने क्या होंगे यहाँ पे, करेक्ट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ए आपका ऑलरेडी इनकरेक्ट है और बी करेक्ट है, इसका मतलब क्या है, ऑल आर करेक्ट तो यहाँ पे था नहीं, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड डी, इस तरीके से भी नहीं है, यहाँ पे क्या ऑल आर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑल आर इनकरेक्ट तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो ही जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बी अपना सही है, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे टिक हो गया। एग्जाम में आपका हो चुका है ये क्वेश्चन, आप चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब सी में चलते हैं, अपने यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेते हैं। इंडिया एंड ट्यूनीशिया हैव का सब्जेक्ट इंडिया और ट्यूनीशिया दोनों कंट्रीज है, ठीक है, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव टेररिज्म, उनके पास टेररिज्म है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ओरिजिनेट होता हुआ, मतलब सोर्सिंग की फॉर्म में निकलता हुआ, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से निकलता हुआ, बिल्कुल सही बात है। बट लेकिन दे बोथ सी द सेम रिजल्ट, लेकिन दोनों को दोनों रिजल्ट कैसा देखते हैं, सेम देखते हैं। जैसी बात बी में है वैसी बात यहाँ पे है, उसने बोला है ओरिजिन डिफरेंट है, यहाँ पे बोला है ओरिजिनेट डिफरेंट सोर्सेज से हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और ऊपर बोला रिजल्ट सेम है, तो यहाँ पे भी बोला रिजल्ट सेम है, दोनों बातें सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अलग होती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका सही होना चाहिए था। ये नहीं बोला उसने कि मीनिंग सेम रहना चाहिए हर सेंटेंस का, ऐसे नहीं बोला उसने, बोला आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, करेक्ट वालों को क्या करना है, नहीं आपको क्या करना है, टिक नहीं करना, इनकरेक्ट को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे बोलता कि रिजल्ट भी सेम है और ओरिजिन भी सेम है सी सेंटेंस में, तो गलत नहीं होता कि सर बी में तो बोला है ना ओरिजिन आपका अलग अलग है, रिजल्ट सेम है, यहाँ बोला ओरिजिन भी अलग है और रिजल्ट भी अलग है, या रिजल्ट भी सेम है ओरिजिन भी सेम है, तो दोनों बातें सेम तो नहीं, तो सेम का उसने बोला है क्या, उसने बोला है कि सेंटेंस सही है या नहीं है। तो अपने को कुछ नहीं पता सेंटेंस सही है या नहीं, तो दोनों बातें सही है, दोनों ही बातें हो सकती है, सेंटेंस को अपने को फॉर्म देखनी, समझ में आई आप लोगों के। आगे अपने बात करें इवन इफ का मतलब भले ही द ओरिजिन्स ऑफ द टेररिज्म इन इंडिया एंड ट्यूनीशिया डिफर, जो ओरिजिन्स हैं किसके, टेररिज्म के, इंडिया और ट्यूनीशिया में डिफर का मतलब अलग अलग हैं, डिफर होते हैं मतलब अलग अलग होते हैं। तो डिफर यहाँ पे डू डिफर है, डू डिफर का सब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन्स, जो कि प्लूरल है, तो बिल्कुल सही डिफर्स नहीं होगा, डिफर ही होगा। द रिजल्ट इज द सेम, रिजल्ट क्या सेम है, इसका सब्जेक्ट रिजल्ट, रिजल्ट्स नहीं है, रिजल्ट है सिंगुलर, इज आपका सही है। मतलब भले ही उनमें ओरिजिन अलग अलग हैं,
फिर भी रिजल्ट आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। तो डी भी अपना करेक्ट है। तो ऑप्शन अपना हो गया, कौन सा टिक हो गया, ऑप्शन ए टिक हो गया, क्योंकि अपने को कौन सा फाइंड आउट करना था, इनकरेक्ट वन फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो, मैं भी इसको सोल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। देयर इज नो गेटिंग अवे, देयर इज नहीं है, नो गेटिंग अवे, गेटिंग दूर जाना नहीं है, दूर जाना मतलब इग्नोर नहीं कर सकते इस बात को आप। फ्रॉम द फैक्ट मतलब फैक्ट से दूर जाना नहीं है, गेटिंग अवे नहीं है, फैक्ट कोई भी है, फैक्ट उससे कोई तथ्य है, उससे दूर जाना नहीं है, मतलब उसको इग्नोर करना नहीं है, गेटिंग अवे नहीं है, मतलब उससे दूर नहीं जा सकते आप। फैक्ट क्या है, दैट इंडियन फेमिनिज्म हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, इंडियन जो फेमिनिज्म नारीवाद है वो क्या हो चुका है, क्या बन चुका है, अनसक्सेसफुल बन चुका है। कोई दिक्कत वाली, देयर इज नो गेटिंग अवे, मतलब आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते, इस फैक्ट को, किस फैक्ट को, इससे दूर नहीं जा सकते, कौन से फैक्ट को, कि इंडियन जो फेमिनिज्म नारीवाद है वो क्या हो चुका है, अनसक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, सेंटेंस सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन तो अपना नहीं होगा, और ऑल आर इनकरेक्ट अपना गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ए सेंटेंस सही है। बी में चले, वन कैन नॉट इग्नोर, मतलब वन का मतलब कोई भी पर्सन इग्नोर नहीं कर सकता द फैक्ट, फैक्ट को, कौन से फैक्ट को, दैट कि इंडियन फेमिनिज्म हैज़ बीन सक्सेसफुल, इंडियन फेमिनिज्म सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, हैज़ बीन सही है, क्या हो चुका है, सक्सेसफुल बन चुका है, हो चुका है फेमिनिज्म, कोई दिक्कत नहीं है। इग्नोर ने सेटिस्फाई कर दिया द फैक्ट को, और यहाँ पे ऊपर वाले फ्रॉम ने कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एलिमेंट क्या है, सेटिस्फाइड है। कैन नॉट का सब्जेक्ट वन है, वन भी आपका सेटिस्फाइड है। इग्नोर का तीर लग गया फैक्ट पे, वो भी आपका सेटिस्फाइड, दैट जो है की तरह वर्क कर रहा है, सारे सेटिस्फाइड है। बी भी अपना क्या है, करेक्ट है। सी में चले, वी मस्ट नॉट डिसरिगार्ड, हमें क्या नहीं करना चाहिए, डिसरिगार्ड, अपमान नहीं करना चाहिए, या इग्नोर, डिसरिगार्ड इग्नोर भी हो सकता है। द फैक्ट, फैक्ट को डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए, मतलब उसका अपमान नहीं करना चाहिए, या फिर उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए फैक्ट को, क्या, दैट की इंडियन फेमिनिज्म हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, कि इंडियन फेमिनिज्म क्या हो चुका है, अनसक्सेसफुल बन चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है आपका। मस्ट का सब्जेक्ट वी है, फैक्ट को डिसरिगार्ड के तीर लग के सेटिस्फाई हो गया, दैट की तरह इंडियन फेमिनिज्म हैज़ का सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अनसक्सेसफुल हैज़ बीन बी के एरो से सेटिस्फाई हो चुका है। तो सी भी अपना सही है, तो डायरेक्ट टिक कर दो ऑप्शन डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक सेंटेंस तो आपका इनकरेक्ट होगा, एक ऑप्शन टिक करने, ऑल आर इनकरेक्ट तो हो ही गया गलत। क्यों हो गया, क्योंकि ए बी सी तो क्या है यहाँ पे करेक्ट है, तो डी को आप डायरेक्ट टिक करो, ठीक है, तो भी हो जाएगा। अगर ना करो तो पढ़ लो, इट हैज़ बिन प्रूव, ये प्रूव हो चुका है, तो इट हैज़ बिन प्रूव नहीं, इट हैज़ बिन प्रूव्ड होना चाहिए था। यहाँ पे पी आर ओ वी ई डी V3 होना चाहिए था, इट हैज़ बिन प्रूव। सर प्रूव एज ए नाउन भी हो सकता है, प्रूव नाउन नहीं होता, प्रूफ नाउन होता है, PROOF, PROOF, प्रूफ आपका क्या होता है, नाउन होता है, प्रूव एक्शन होता है। तो इट हैज़ बीन है ना, तो इसका मतलब V3 आना, इट हैज़ बीन प्रूव्ड, क्योंकि प्रूव V1 आपका सर्वाइव नहीं करेगा, समझ गए, इट हैज़ बीन प्रूव, वो अपने आप उसको कन्वर्ट कर लेगा, V3 आएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये भी अपना क्या हो गया, गलत हो गया, ये अपना गलत हो गया, तो ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रूव क्या नहीं कर चुका, इट हैज़ बिन प्रूव, ये प्रूव हो चुका है क्या, दैट इंडियन फेमिनिज्म हैज़ बिन अनसक्सेसफुल, इंडियन नारीवाद क्या हो चुका है, भारतीय नारीवाद क्या हो चुका है आपका, अनसक्सेसफुल हो चुका है, इस ये बात प्रूव हो चुकी है, तो इट हैज़ बिन प्रूव्ड होना चाहिए था। तो डी अपना इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन आपका टिक हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन में चलें, जल्दी जल्दी इसको सोल्व करो, जल्दी जल्दी लाइव प्रीमियर में इसको सोल्व किया करो। देखो सॉल्यूशन में आप क्या किया करो, साथ में इसको सोल्व किया करो लाइव प्रीमियर के अंदर, और साथ में मुझे सॉल्यूशन भी दिया करो, एक्सप्लेनेशन दिया करो, और अदर स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट भी क्लियर किया करो। समझ में आ रही है आप लोगों के, तो ये काम आपको करना है, ठीक है। ओनली मेरा सॉल्यूशन नहीं देखना, खुद से भी सोल्व करना है, फिर दोनों कंपेयर करना है, मेरे सॉल्यूशन और खुद के सॉल्यूशन को, कि कितने लेवल तक आप मेरे सॉल्यूशन तक पहुंच पाए थे, कितने हाई लेवल तक आप मेरी तरह सोच पाए थे या नहीं सोच पाए थे, या फिर मेरे से भी अच्छा सॉल्यूशन था आपका। समझ आया चीज़, जरूरी नहीं है मेरा सॉल्यूशन अच्छा हो सकता है आपका सॉल्यूशन मेरे से भी अच्छा हो, बेस्ट सॉल्यूशन हो, तो ये भी चेकिंग हो जाएगी। अगर आपका सॉल्यूशन मेरे से अच्छा आ गया तो एक तगड़े वाला कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों में, कि हमने सर से भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, सर ने जो सॉल्यूशन दिया है उससे तगड़ा सॉल्यूशन मैंने तैयार कर दिया, इसका मतलब बहुत तगड़े वाला कॉन्फिडेंस आएगा
ठीक है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे से अच्छा सॉल्यूशन नहीं आ सकता, ऐसे नहीं होता कि सर आपसे अच्छा सॉल्यूशन कैसे आ सकता है, आप तो टीचर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। टीचर होने से कुछ नहीं होता। सबसे मेन चीज़ होती है सेंस, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, कितने हाई लेवल पे, कितने डीप वे में वर्क करता है, कैसी चीज़ों को सोच पाता है। हो सकता है आपका माइंड मेरे से शार्प हो सकता है आपका माइंड मेरे से ज़्यादा वर्क करता हो सकता है आपका माइंड में जो सेंस है वो मेरे से ज़्यादा चमका हुआ हो। समझ में आ रही है चीज़? तो वो चीज़ें सारी डिपेंड करती है। आगे चलें, ए सेंटेंस को मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। दो हालांकि कॉन्ट्रेरी दी है, ध्यान रखना, दो हालांकि कॉन्ट्रेरी दी है, इसका ये भी चीज़ें काम आती हैं। इंडिया हैड साइंड, इंडिया साइन कर चुका था द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट, यूएन कन्वेंशन का मतलब समझौता करार, अगेंस्ट किसके खिलाफ, टॉर्चर, जो यातनाएं वगैरह होती है उनके खिलाफ। इन कब, 1997 में। तो इंडिया क्या कर चुका था, 1997 में साइन कर चुका था किसको, यूएन कन्वेंशन को अगेंस्ट टॉर्चर के खिलाफ। इट इज़ येट टू रेटिफाई इट, अभी भी इसे क्या करना है, इट इज़ येट, अभी भी क्या करना है, इट इज़ ये है रेटिफाई करना। रेटिफाई का मतलब पुष्टि करना, मतलब उसको रेटिंग वगैरह, रेटिफाई मतलब उसकी पुष्टि करना, अभी पुष्टि करना उस चीज़ की, ठीक है, उस चीज़ को मानना। तो अभी भी क्या है, इसको रेटिफाई करना बाकी है। मतलब क्या है, इंडिया साइन कर चुका था 1997 में, 1997 में, फिर भी अभी भी इसने रेटिफाई नहीं किया है। कॉन्ट्रेरी बिल्कुल सही है, मतलब जब साइन कर दिया तो अब तक आपने पुष्टि नहीं की, उसकी रेटिफाई नहीं किया, बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी। मतलब 1997 में तो बहुत टाइम हो गया, 1997 की बात करें तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो ये अगर वो कर चुका है और अभी तक इसने रेटिफाई नहीं किया तो बिल्कुल अपोजिट कॉन्ट्रेरी। तो दो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई आप लोगों के? आगे बात करें, हैविंग साइंड, साइन किए हुए द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इन 1997, आईएनजी क्लोज है। इंडिया इज येट टू रेटिफाइड, इंडिया को अभी भी क्या करना है, इसे रेटिफाई करना है। मतलब क्या है, अभी भी इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है। मीनिंग यहाँ येट की फॉर्म में बात करें, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, उस तरीके से बात करता है। इंडिया येट, अभी भी उसे रेटिफाई करना है। रेटिफाई करना है मतलब अभी तक उसने रेटिफाई नहीं किया, अभी पुष्टि नहीं की। तो हैविंग जो आपका आईएनजी क्लोज, साइंड, साइंड फॉर्म में होते हुए, कन्वेंशन को साइंड फॉर्म में, हैविंग का मतलब रखना होता है ना, कीपिंग, हैव का मतलब आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार, आई कीप ए कार, मेरे पास एक कार रखता हूँ, मतलब समझ में आ रहा है ना आपके पास। तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, मतलब कीपिंग की फॉर्म में है ना आपके पास पेन। तो हैव यहाँ पे कीपिंग की तरफ वर्क रहा है। टेकिंग भी होता है, आई हैव द लंच, मैं आई हैव, मैं लंच करता हूँ, आई हैव हैड द लंच, मैं लंच कर चुका हूँ। तो वहाँ पे टेकिंग की फॉर्म में वर्क करता है, आई हैव टेकन द लंच, उस तरीके से वर्क करता है। समझ में आ रही है ना आप लोगों की चीज़? तो हैविंग का मतलब रखते हुए, साइंड फॉर्म में, कन्वेंशन को साइंड फॉर्म में रखते हुए इंडिया ने अभी भी रेटिफाई नहीं किया। तो कोई कॉन्ट्रेरी आ रही है क्या यहाँ पे? कोई कॉन्ट्रेरी नहीं है। ऑल आर इनकरेक्ट सही होगा कि गलत होगा? ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए सेंटेंस अपना सही है। बी में कन्फ्यूजन ना छोड़ो, एक बार अपने क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट देखें तो अपना यहाँ से हो जाएगा, लेकिन अपने नहीं करेंगे डायरेक्ट, अपने उसी अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे एग्जाम में अपना माइंड वर्क करता है। सी में चलें, इंडिया हैज़ का सब्जेक्ट इंडिया सिंगुलर, ठीक है। हैज़ नॉट येट रेटिफाइड, इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है, मतलब पुष्टि नहीं की है कि इसकी रेटिफाइड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के खिलाफ जो यूएन कन्वेंशन समझौता है उसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। इवन दो, हालांकि, इट हैड साइंड इट इन 1997, हालांकि ये इसे साइन कर चुका था, कब? 1997 में इसे साइन कर चुका था, फिर भी अब तक उसने क्या नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया। बिल्कुल सही, अपोजिट कॉन्ट्रेरी को बता रहा है। इवन दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो इट है वो इंडिया के लिए, और सेकंड वाला इट है वो क्या है, यूएन कन्वेंशन के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। इंडिया साइंड द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इन 1997, इंडिया ने साइन किया था यूएन कन्वेंशन को अगेंस्ट टॉर्चर के खिलाफ इन 1997, 1997 में, बट हैज़ नॉट रेटिफाइड इट येट, लेकिन अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया है। तो बट का रिफ्लेक्शन इंडिया के बाद जा रहा है कि नहीं जा रहा? इंडिया साइन द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर इन 1997, 1997 में इंडिया ने साइन किया था, लेकिन हैज़ नॉट, मतलब इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड इट येट, कि सर यहाँ तो हर बार अपने दोबारा से सब्जेक्ट दे ही रहे थे, यहाँ क्यों नहीं दिया? तो कोई ज़रूरी ना दो, बट लगाकर दे दिया आपने, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन दे दिया, तो इंडिया अपने आप सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि बट का रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा, इंडिया के बाद से हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों के? समझ में आ रही है चीज़? तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो ये भी अपना सही है, बट लेकिन रेटिफाई नहीं किया, तो ये भी कॉन्ट्रेरी को ही बता रहा है। अब सर क्या करें, कौन सा सही करें, कौन सा गलत? सर मिल गया मुझे
क्योंकि हर में लिखा हुआ है हैड साइंड या हैविंग साइंड है, चलो, और इसमें भी हैड साइंड है और यहाँ डायरेक्ट साइंड लिखा हुआ है। सर एक में यूज हुआ है पास्ट और एक में यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट। सर 1997 की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं आता, वो तो पास्ट होता है। जब टाइम में डायरेक्ट बात करते हैं तो सिंपल पास्ट आना चाहिए था ना सर, ठीक है। तो चलो सिंपल पास्ट आना है, फिर तो डी सही है। फिर तो आपका ए और सी दोनों के दोनों क्या है, गलत है। तो ए और सी दोनों तो ऑप्शन है ही नहीं, टिक तो एक को करना है, फिर तो दोनों ही गलत हो गए ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये रटी रटाई चीज़ें होती है। 1997 में कर चुके थे अपने, पिछले साल हमने ऐसे किया, पिछले साल हमने ऐसे किया, मतलब नॉर्मल वे में बात कर। देखना एम्फेसाइज भी करता है, आपका परफेक्ट जो होता है वो एम्फेसाइज भी करता है। आप सुनो मेरी बात को और पिक्चर बनाओ माइंड में पिक्चर बनाओ, आंखें बंद कर लो सारे के सारे, और क्या करो, माइंड में पिक्चर बनाओ और मेरी बात को कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से सुनो। कोई बोल रहा है तो उसको एक बार चुप कर दो, साइड में कोई भी बोल रहा है घर पे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, क्या कि पिछले साल हमने ऐसा किया था, पिछले साल हमने ऐसा किया था, ठीक है, नॉर्मल। पिछले साल हम ऐसा कर चुके थे, एम्फेसाइज, हम ऐसा कर चुके थे फिर भी कुछ नहीं मिला। समझ में आया चीज? पिछले साल हमने बहुत तगड़े वाली तैयारी की। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना, अब यहाँ आप देखना, जिस मतलब किसी बंदे को आप बता रहे हो, किसी मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद से ना क्वेश्चन पुट करोगे, मतलब आंसर दोगे उस बात पे, क्वेश्चन पुट करोगे, ठीक है, उस तरीके से रिप्लाई दोगे उस बात का। देखना कैसे रिप्लाई आएगा, वहीं से समझ में आ जाएगा। ये देखो सारी चीज़ जो मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे बोलना सिखा रहा हूँ मैं, ये चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें साइंटिफिक अप्रोच होती है, मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच बोलते हैं इनको। प्रैक्टिकल वे में जीना होता है हर चीज़ को। अपने इंग्लिश को क्या करें, सेंटेंसेज और इंग्लिश को क्या करें, जी रहे हैं, समझ में आ रही चीज़। प्रैक्टिकल वे में लेकर देखोगे तो कभी गड़बड़ नहीं होगी, हमेशा सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मैं यहाँ से सुनो कि क्या हुआ। पिछले साल मैंने बहुत तगड़े वाली तैयारी की थी, पिछले साल मैंने बहुत तगड़े वाली तैयारी की थी। अच्छा बहुत तगड़े वाली तैयारी की थी, अच्छा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? नॉर्मल वे में बात हुई है ना। पिछले साल मैंने है ना यार मस्त तैयारी की थी। अच्छा मस्त तैयारी की थी, वाह यार बहुत बढ़िया। अब की बार कैसी करेगा? नॉर्मल। पिछली बार यार मैंने बड़ी मस्त तैयारी की थी। अच्छा मस्त तैयारी की थी, सिलेक्शन हो गया था क्या? समझ में आया? नॉर्मल वे में पूछ रहा है। पिछले साल मैं बहुत तगड़े वाली बहुत मस्त वाली तैयारी कर चुका था। अच्छा कर चुके थे, फिर तो सिलेक्शन हो गया होगा ना। क्या हो रहा है? एम्फेसाइज हो रहा है ना। मतलब पिछले साल में बहुत तगड़े वाली तैयारी कर चुका था, मतलब रिजल्ट का इम्पैक्ट देखो आप। मतलब पिछले साल में बहुत तगड़े वाली तैयारी कर चुका था, मतलब बहुत मेहनत दिखाई दे रही है यहाँ पे। पिछले साल मैंने बहुत तैयारी की थी, बहुत अच्छे से तैयारी की थी, तो क्या हुआ? नॉर्मल वे में। अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से तैयारी कर चुका था। कर चुका था इसका मतलब क्या है? एम्फेसाइज इम्पैक्ट को शो कर रहा है। पिछले साल मैं ऐसा कर चुका था फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। समझ में आ रही है चीज? तो वो क्या कर रहा है? ज्यादा एम्फेसाइज को शो कर रहा है। कौन सा? आपका परफेक्ट। प्रैक्टिकल वे में सोच लेना, बोल कर देख लो, खुद से ही बोलो और खुद से ही आंसर आएगा कि पिछले साल मैंने अच्छी तैयारी की थी, पिछले साल मैंने ऐसे किया था, पिछले साल मैंने ऐसे किया था, हाँ ऐसे किया था, अब की बार ऐसे और कर लूँगा। पिछले साल मैं ऐसा कर चुका था, मतलब कर चुका था फिर भी पता नहीं क्या। इम्पैक्ट को बता रहा है, उस रिजल्ट के इम्पैक्ट को। समझ में आया आप लोगों के? इसका मतलब क्या है? दोनों के दोनों सही है। पास्ट परफेक्ट भी टाइम के साथ आ सकता है, ये चीज़ मत रटना अब बिल्कुल भी। समझ में आ रही चीज़? सारी साइंस पे चलती है, प्रैक्टिकल अप्रोच लाओ, साइंस में पिक्चर बनाओ और खुद से बोल बोल कर देखो, अपने आप पता लगे। जब भी आप कंफ्यूज होते हो, कहीं पे भी आप अटकते हो एग्जाम वगैरह में, तो खुद से एक बार जोर जोर से बोलो। जोर जोर से मतलब मन में जोर जोर से बोलना है। समझ में आई चीज़? ऐसे नहीं है कि खड़े होकर जोर जोर से वहाँ पे जो लैब जहाँ पे एग्जाम हो रहा है वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो आपको क्या कर रहा है? सर मैं फीलिंग ला रहा हूँ, फीलिंग, तो वो फीलिंग दे देगा उसी टाइम आपके कान के नीचे। वैसे कान के नीचे तो नहीं देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। शोर मत करना वहाँ पे। हाँ साइड वाला बेशक आपके कान के नीचे दे सकता है, क्योंकि एग्जाम चलता है तो वैसे ही क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, वैसे ही टेंशन में सारे होते हैं, और आप जोर जोर से शोर मचा रहे हो तो दोनों साइड से है ना। अगर बीच में बैठे हो तो दोनों साइड से लगेगा, इसलिए कॉर्नर वाला मिल जाए तो अच्छा है। समझिए? ऐसा काम जोर जोर से बोलने का मतलब ये नहीं है खड़े होके जोर जोर से चिल्लाने लग गए, ऐसा काम नहीं करना। करना क्या है? आपको मन में बोलना है, और मन में बोलने की प्रैक्टिस करो। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वहाँ एग्जाम सेंटर के अंदर, कि जब एग्जाम चलता होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
बोल बोल कर चीज़ें करते हैं। तो इसलिए साइड वाला बच्चा है ना, वो क्या होता है, इरिटेट होता है, समझ, उसकी कंसंट्रेशन खराब होती है। तो अपना कोई हक नहीं है उस बंदे को परेशान करने का। तो आप क्या करो, मन में बोलने की प्रैक्टिस, ये इंसानियत होती है, समझ में चीज़। आप खुद का सेल्फिशनेस देखकर आप अपनी मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोल बोल कर दूसरे को खराब करना, मतलब दूसरे का सिलेक्शन रोकना, मतलब एक टाइप से उसको खराब ही कर रहे हो, तो वो इंसानियत नहीं है। उसके बाद एक उससे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब आप बोल बोल कर रहे हो, तो साइड वाले को अगर गुस्सा आ गया, उसको इरिटेट हुआ और उसने आपको कुछ सुना दिया, ठीक है, और उसने कुछ भी बोल दिया आपको कि है ना ऐसे ना कर, ऐसे कुछ भी बोल दिया ना, तो कई बार क्या होता है कि वो ऐसे फिर अपना माइंड डाइवर्ट, एक तो अपने एग्जाम में माइंड चल रहा था, तो अपना माइंड क्या हो जाता है, हल्का सा डाइवर्ट हो जाता है कि उसने बोला, तो वो थोड़ा सा ऐसे लग जाता है कि यार इसने बोला, तो वो पास में जब किसी के साथ ऐसी बात हो जाती है ना, तो कंफर्टेबल फील नहीं होता। जब दो बंदे लड़ लेते हैं और जो जिनकी लड़ाई हो चुकी है वो पास पास बैठे होते हैं ना, तो जब उनमें जो थोड़ी बहस आर्ग्यूमेंट वगैरह हो जाए और वो पास पास में बैठे हो, तो कंफर्टेबल फील नहीं होता। ये चीज़ तो आप भी जानते हो, कंफर्टेबल उतना फील नहीं होता। कई ढीठ होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुनने होते हैं, ठीक है, वो अलग केस है, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाढ़ में जाए, मतलब बहुत साल हो गए जिनको तैयारी करते, बहुत सारे एग्जाम दे दी, तो उनको आदत हो गई इन चीज़ों की, वो अलग कैसे। लेकिन इरिटेशन आ जाता है वहाँ पे, उतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती जितनी होनी होती है। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, 100% कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद उसने इन्विजिलेटर को बोल दिया, तो इन्विजिलेटर भी आपको सुना देगा और आपको क्या वार्निंग भी दे देगा, और आपकी प्रैक्टिस है ही नहीं, मन में बोलकर पढ़ने की आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो एग्जाम में आप क्या करोगे। तो वहाँ पे भी आपको बोले वगैरह आ नहीं जाएगा, इन्विजिलेटर आपको बोलने वैसे देगा नहीं, तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। इसलिए खुद से प्रैक्टिस कर लो ना, बिना बोले आपको चीज़ें करने के, मन में बोलकर चीज़ें करने की प्रैक्टिस कर लो, तो अपने को वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाई चांस ऐसा हो जाए, इन्विजिलेटर आप बोलने तो वहाँ देते ही नहीं है, इन्विजिलेटर ने आपको साइलेंट कर दिया, साइड वाले ने साइलेंट कर दिया, और अपने को आदत पड़ी हुई है क्या, बोल कर करने की, बिना बोले तो अपने से कुछ होता ही नहीं है, तो अपना तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आई चीज़, घर थोड़ी है आपका वो। तो इसलिए खुद को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग डालना सीखो, खुद को क्या करो, हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग तैयार करो, ताकि आप हर सिचुएशन, ईच एंड एवरी कंडीशन के अंदर आप क्या कर पाओ, हैंडल कर पाओ। समझ में आ रही है, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओनली। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ें तो चलो कि इंपॉर्टेंट कैसे होती है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे होती है, पढ़ाई करें सर या ये चीज़ें करें, आपको पढ़ाई भी करनी है और ये चीज़ें साथ साथ करनी है। समझ में आ रही है आप लोगों के, दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है, साथ साथ लेकर चलनी है। पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ें लेकर चलनी है। सर आप तो ज्ञान देते रहते हो, पढ़ाते कम हो, ठीक है, ये भी चीज़ होगी आपके माइंड में कि सर ज्ञान देते हो, आप पढ़ाते कम हो, ज्ञान ना देखना हो तो आप स्किप कर दिया करो उसको, समझना चीज़। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको, जो पढ़ाता हूं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, क्योंकि सिलेक्शन यही चीज़ें करवाती है और सिलेक्शन रोकती भी यही चीज़ें हैं। माइंड की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको रियल फैक्ट पता होने चाहिए। एग्ज़ाम में बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि उनको आता नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं इतना तगड़े वाला सिलेबस भी नहीं होता। कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया के अंदर, सारे जो एग्ज़ाम है उनका सिलेबस ऐसा ही होता है, एवरेज पर्सन भी, एवरेज स्टूडेंट भी उसको कर सकता है। समझ में आ रही है चीज़। तो इसका मतलब क्या, ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता जिसको कोई नहीं कर सकता, आता सब कुछ है आपको। दिक्कत क्या होती है, आपकी स्टेबिलिटी नहीं है माइंड की। पेपर सेट बोलते हैं ना, पेपर सेट नहीं हुआ, पेपर सेट क्यों नहीं होता, पेपर तो सेट होता है, सेट आपका माइंड नहीं होता। समझ में आ रही है। तो ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, सारी की सारी चीज़ें। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या निकला, यहाँ पे अपने इसको सोल्व कर लें। तो यहाँ पे क्या, दो वाला यहाँ क्या है, कॉन्ट्रेरी है, बट वाले में कॉन्ट्रेरी है, इवन दो वाले में भी कॉन्ट्रेरी है। तो बात कॉन्ट्रेरी वाली है क्या, लेकिन हैविंग वाले में कॉन्ट्रेरी नहीं है, स्पोर्टिंग है। कैसे, हैविंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आई गॉट द जॉब। हैविंग ऑल द नेसेसरी मतलब नेसेसरी, जरूरी, सारे के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखते हुए मुझे जॉब मिल गई, मतलब मेरे पास थे इसलिए मुझे जॉब मिली। रीजन की फॉर्म में वर्क करता है, रखते हुए जॉब मिली, मतलब क्या हुआ, ऐसा करते हुए जॉब मिली, मतलब डॉक्यूमेंट रखते हुए जॉब मिली। डॉक्यूमेंट रखते हुए जॉब नहीं मिली, नहीं, हालांकि डॉक्यूमेंट थे फिर भी जॉब नहीं मिली। डिस्पाइट हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स आई डिडंट गेट द जॉब, मतलब क्या निकला, डॉक्यूमेंट्स की हैविंग के बावजूद मुझे जॉब नहीं मिली। वहाँ डिस्पाइट आएगा, कॉन्ट्रेरी आएगा, ऑल्दो वगैरह की तरह आएगा, ठीक है। आई ऑल्दो आई हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, हालांकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट थे फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली, आई डिडंट गेट जॉब। समझ में आ रही है आप लोगों के बात, इस तरीके से वर्क करेगा। तो हैविंग वाला क्या कर रहा है, स्पोर्टिव वे में बोलता है, मतलब क्या हुआ, साइन फॉर्म में रखते हुए इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया, तो साइन फॉर्म में रखते हुए तो रेटिफाई करना चाहिए था ना, मतलब साइन फॉर्म में रखने के बावजूद, अगर यहाँ डिस्पाइट होता तो बिल्कुल सही था, रख इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट कुछ भी होता, मतलब साइन फॉर्म में रखने के बावजूद रेटिफाई नहीं किया अब तक इंडिया ने, इस तरीके से। इसका मतलब इनकरेक्ट अपना हो जाएगा कौन सा,
B1 हो जाएगा। कैसे पता लगा? कंपैरिजन से पता लगा। तो कंपैरिजन टेक्निक बेस्ट होती है, क्योंकि ऑल आर इनकरेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि सारे ऑप्शन ही अपने को सही दिखाई दे रहे थे, इसलिए ऑल आर इनकरेक्ट तो होगा नहीं। ऑल आर करेक्ट होता तो अपने क्या होता, गड़बड़ होती, तब अपने को कन्फ्यूजन आता। ऑल आर करेक्ट होता ना, फिर यहाँ पे अपना नेगेटिव हो जाता, क्योंकि अपने क्या करते, ऑल आर करेक्ट ही करते। इसलिए बोलता हूँ हर चीज़ की वर्किंग देखो, दो वगैरह की वर्किंग क्या है, कॉन्ट्रेरी। यहाँ से कंपेरिजन पता लग जाएगा कि एक में दो, एक में इवन दो, बट वगैरह दिया मतलब कॉन्ट्रेरी दिया है, एक में हैविंग आईएनजी क्लोज दिया मतलब क्या, कोई कॉन्ट्रेरी नहीं दिया। इसका मतलब क्या है, वो गलत हो जाए, क्योंकि ये बात कॉन्ट्रेरी वाली है कि साइन फॉर्म में होते हुए भी उन्होंने रेटिफाई नहीं किया, पुष्टि नहीं की। मतलब इतने पुराने टाइम, मतलब इतना टाइम हो गया साइन किए, फिर भी उन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की, तो कॉन्ट्रेरी है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाए, करेक्ट वन टिक हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल नया पैटर्न था, बिल्कुल शानदार वाला पैटर्न। देखो स्पोर्टिंग एरर का ये पैटर्न है, तो स्पोर्टिंग एरर आपकी एक ही तरीके से नहीं आती। आजकल जो पहले वाला जो तरीका चलता था ना, ऑब्लिक लगा कर दे देते थे, तो वो मेथड तो आजकल पुराना हो गया, ओल्ड फैशनड हो गया, वो तो अब इतना आता ही नहीं है। एरर में वैसे भी नहीं आता, वो तो आता ही नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके के पैटर्न्स आने लगे, न्यू पैटर्न्स, कि करेक्ट वन फाइंड आउट करो। एक सेंटेंस आपका एक है वो करेक्ट होगा, या अगर ABCD में दे देंगे तो करेक्ट पूछ लेंगे कि करेक्ट वाला फाइंड आउट करो। तीन आपको इनकरेक्ट, तीन एरर निकालनी पड़ेगी। मतलब बहुत सारे अपनों ने स्पोर्टिंग एरर पे कम से कम मिनिमम 10 पैटर्न तो अपने कर चुके हैं अब तक अपने क्या टारगेट कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन जो आपका था उस कोर्स को उठाकर देखें, या पैटर्न हैंडलिंग वगैरह, तो कम से कम 10 पैटर्न तो हो सकता है अपने कर चुके हैं। बहुत सारे पैटर्न कर चुके हैं। तो अब ये स्टूडेंट्स के डाउट आता है कि सर पैटर्न तो इतने कर चुके हैं स्पोर्टिंग एरर के, लेकिन हमें कैसे समझ में आएगा? जब भी न्यू पैटर्न आएगा तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे? फिर वो तो हर बार न्यू दे देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, अपने पैटर्न थोड़ी रटे हुए हैं, अपने को तो तरीका आता है पैटर्न हैंडल करने का। इसीलिए तो मैं पैटर्न हैंडलिंग स्टार्ट किया आप लोगों के लिए अभी इसीलिए तो मैंने कोर्स स्टार्ट किया। कौन सा? पैटर्न हैंडलिंग। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट इसकी, पैटर्न हैंडलिंग नाम से। क्यों स्टार्ट किया पैटर्न हैंडलिंग? ताकि आप पैटर्न हैंडल कर पाओ। इसीलिए मैं हर सैटरडे को आपका पेपर लेता हूँ इस चीज़ का, पैटर्न रिवीजन का। उसमें मैं 5 क्वेश्चंस रखता हूं और सारे के सारे अलग अलग पैटर्न पे, ताकि आप एक साथ भी हर पैटर्न को क्या कर पाओ, हैंडल कर पाओ। समझ में आ रही है आप लोगों के? तो ये सिर्फ मैं पैटर्न हैंडलिंग सिखा रहा हूँ। तो ऐसे नहीं है कि नया पैटर्न आएगा सर कैसे करेंगे, नया पैटर्न हमने तो देखा ही नहीं था, आपने करवाया ही नहीं था, तभी तो मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, पैटर्न हैंडल करना सिखा रहा हूँ कि कोई भी नया पैटर्न आ जाए तो कैसे हैंडल करना होता है। तो पैटर्न हैंडलिंग सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश में कुछ भी आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फोड़ दोगे पेपर, ये मेरी गारंटी है। बस मैं बोलूँ वैसे वैसे करते रहो और रेगुलरिटी रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। समझ में आया आप लोगों के? ये क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और सुन लो एक बार जल्दी जल्दी इस बात को। अभी जो आपकी इसके बाद जो क्लास रहेगी, इस जो आपका पैटर्न हैंडलिंग जो आज वाला एरर वाला, ये जो अभी वीडियो है, इसके जस्ट बाद अभी आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्या, आपकी वोकेब की क्लास होगी। कौन सी? वोकेब, जो अपनों ने प्रीवियस जो अपना किया था ना एडिटोरियल, दाइंदू का जो एडिटोरियल किया था अभी, डिसऑर्डर वाला, डिसऑर्डर एट बॉर्डर वाला, चाइना इंडिया चाइना फेस ऑफ वाला, उसकी वोकेब अभी इस क्लास के जस्ट बाद में आपकी वोकेब होगी। तो उसको क्या कर लेना, आप स्किप मत कर लेना, ठीक है? इसके जस्ट बाद आपकी वोकेब की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मीन्स वोकेब क्लास में। नारियल के कठोर खोल को तोड़े बिना इसके मीठे जल का सेवन संभव नहीं, परंतु यदि नारियल को वेग से धरती पर दे मारा तो नारियल टूट तो अवश्य जाएगा, परंतु इसका जल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए यदि नारियल का मीठा जल पीना तो लक्ष्य साध कर एक ही स्थान पर निरंतर चोट करनी हो, तभी नारियल के मीठे पानी का स्वाद लिया जा सकता है। इसी प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल परिश्रम ही पर्याप्त नहीं। यदि सफल होना चाहते हो तो एक लक्ष्य साधो और फिर निरंतर उसी दिशा में प्रयासरत रहो, तब जाकर सफलता का मीठा रस पीने को मिलेगा। नीतियां मेरी,